खालिस्तानी खालिस्तानी जंतर मंतर हो जाता हूँ, आज पढ़ लो खालिस्तानी का क्या पढ़ोगे। एक पद इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि बेटियों की इज्जत आपके सामने छोटी हो जाए। आखिर तो दारू पीने वाले की होती है, आप समझो इस बात को। तो मोदी से पूछो क्या पी के लाल आंख दिखाई है। 16 मिनट में बलात्कार, कितनों की रिपोर्ट लिखी जाती है, कितनों के इंसाफ होते हैं। इनके 89 सांसद ऐसे हैं जो पार्लियामेंट में बैठे जिनके ऊपर पता नहीं कितने मुकदमे दर्ज हैं। हमें बड़ी शर्म आती है। आप गूगल पे डालो कि सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए अनसेफ कंट्री कौन सी है। वर्ल्ड बैंक खाली हो चुका है, वर्ल्ड बैंक में सोना खाली हो चुका है। काले कोले से लिखते हैं मोदी गो बैक, मोदी गो बैक, मोदी गो बैक। वो नेशनल मीडिया कवर नहीं करती। ओ मोदी जी, ओ मोदी जी, ओ मोदी जी, ओ मेरा मोदी, ओ मेरा मोदी। तब भी आदमी अपने ससुराल में जाता है, फोन पे गाली दे रही होती है औरत, तू आ तेरे को मैं बताऊंगी। उधर उसका बाप बोलता है तूने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। बहुत किया तेरे वादे पर एतबार किया, तमाम रातें कयामत का इंतजार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंट, मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। जंतर मंतर पर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया जैसे तमाम दिग्गज पहलवान इस वक्त अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन देखना ये अहम है कि आखिर एक सांसद को बचाने के लिए तमाम बड़े नेता क्यों लगे हुए हैं। यहाँ पे तमाम लोग लगातार आ रहे हैं और इसी क्रम में गिन्नी साहनी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार अपने वक्तव्य से, अपनी बातों से केंद्र सरकार और साथ ही तमाम लोगों को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं कि अगर पहलवानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो शायद ये देश के लिए एक गलत बात होगी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत जी, शुक्रिया जी। पहलवान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम लोग साथ दे रहे हैं, लेकिन सवाल वहीं अटक जा रहा है कि एक सांसद को बचाने का काम किया जा रहा है। देखिए, बात सांसद को नहीं है, बात सरकार को बचाने की है। अगर आज एक सांसद को जेल में डालेंगे तो लाइन लग जाएगी। इनके 89 सांसद ऐसे हैं जो पार्लियामेंट में बैठे जिनके ऊपर पता नहीं कितने मुकदमे दर्ज हैं। तो अगर एक आदमी अंदर गया तो पब्लिक अपनी लिस्ट से निकाल के लेगी, हमारे साथ इसने किया, हमारे साथ इसने किया, हमारे साथ उसने किया। तो मोदी सरकार तो तिहाड़ जेल को छोटा कर देगी, इतने इनके सांसद अंदर हो जाएंगे। तो आज की डेट में ये अपनी सरकार बचा रहे, ब्रिजभूषण को नहीं बचा रहे। तो मोदी जी सिर्फ गुनाहगारों, अपराधियों के ही बलबूते चलते हैं क्या? मोदी क्या करेगा? मोदी खुद पपेट है, आप समझो इस बात को। आज मोदी सरकार को चलाने वाले कौन है? आरएसएस वाले, आप सबको पता है ये बात। तो आज टिकट जो होती है इनकी, कौन डिसाइड करेगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? ये नागपुर के कार्यालय में डिसाइड होता है। आप समझो। लोग तो कहते हैं कि मोदी जी आरएसएस से बगावत करते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं करते। आज मोदी जी बेचारे खुद मजबूर हैं। आज मोदी जी से आप अकेले पूछोगे तो रो देंगे, कहेंगे मैं कितना मजबूर हूँ बेटी, मेरे से पूछ। मेरे ऊपर आज लोगों का प्रेशर, मेरे ऊपर आरएसएस का प्रेशर, मेरा तो जी चाहता है कहीं पर मैं इस्तीफा दे दूं, पर मेरे को बैठा के रखते हैं। तो आज हमारे देश में अगर मोदी जी अपने आप को मानते कि एक्चुअल में 56 इंच हूँ तो चौड़े में बोलते ना कि मैं बेटियों के समर्थन में हूँ। उनका एक ट्वीट एक दिन के अंदर ये फैसला दे देता और बहन बेटियों को न्याय मिलता। तो इससे अपने आप पता लगता है कि मोदी सरकार कमजोर है, मोदी जी कमजोर है। का 56 इंच नहीं है। काय को 56 इंच? आपके पास इंची टेप हो कि जेब में हो तो नाप लेना। आपको 34 इंच 32 इंच ऊपर छाती मिल जाए तो आप कह देना। वो नापने वाले ने गलती से फीता नीचे करते करते पेट नाप लिया होगा, क्योंकि 2014 के बाद अगर कुछ बड़ा है देश में तो मोदी सरकार का पेट बड़ा है। हमने और कुछ नहीं देखा। हमने पहला ऐसे एक आदमी देखा है, हमारे पिताजी कहते थे बेटा जो खाना 40 साल की उम्र तक खा लो उसके बाद खून नहीं बनता। पर आज हमने देखा 72 साल की उम्र में भी चेहरे पे लालियां आ रही हैं। ये उंगली लो, मोदी जी के गाल पे मारो, आपकी उंगली लाल हो जाएगी, इतनी लाली है भैया। ये काजू के आटे की रोटी खा खा कर देश के लोगों की रोटी छीन ली आप लोगों ने। तो ये किसी ना किसी तरीके से मोदी सरकार की एक तानाशाही को दिखाती है। ये मोदी सरकार की गलत नीतियों को दिखाती है कि तुम 72 साल में सेहते बनाओ और लोगों का खून निचोड़ लो। लेकिन मोदी जी तो इतना त्याग करते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, विश्वगुरु बनाने के लिए। देखिए, कोई विश्वगुरु नहीं है। भारत भुखमरी में विश्वगुरु हो चुका है। आप, हमें बड़ी शर्म आती है। आप गूगल पे डालो कि सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए अनसेफ कंट्री कौन सी है। मैं नहीं कहता, गूगल कहेगा। आप सिर्फ गूगल पे डालो। भारत को खराब करने की साजिश है। मैं कह रहा हूं आप गूगल पे डालो कि आज विश्व के अंदर ऐसा कौन सा देश है जो महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित है। आपको निकल के आएगा इंडिया। हमारी आंखें झुक जाती हैं। आप डालो भुखमरी में भारत कितने नंबर पे आ रहा है, तो उसके अंदर भी हम लोगों ने आंकड़े छूने की कगार कर दी है। हमारा रुपया डाउन पे डाउन जाता जा रहा है। देश में बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है। जिस देश के अंदर महिला, आज हमारे देश के अंदर बाबा साहब कहते थे कि अगर महिला आगे बढ़ती है तो देश आगे बढ़ता है, पर हमारे देश में तो महिलाओं के खिलाफ आंकड़े आगे बढ़ रहे हैं। इसका बलात्कार, उसका बलात्कार। आप समझो हर 16 मिनट में बलात्कार होता है। आप समझो इस बात को, हर 16 मिनट में बलात्कार। कितनों की रिपोर्ट लिखी जाती है, कितनों के इंसाफ होते हैं। कोर्ट कचहरी के अंदर बहन बेटियां अपनी चप्पलें घिस देती हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कैसे कैसे किया। ये गंदे सवाल पूछ पूछ के बहन बेटी शर्म से कहती हैं एक बलात्कार उसने किया, एक तू कर ले। तो ये हमारे देश की सूरत बन चुकी है कि एक आदमी
आप समझे इस बात को कि अपना न्याय मांगने भी जाएगा तो छाती छल्ली हो जाती है। उसके बाद रही कई कसर, अगर कोर्ट में जाती है तो बहन बेटियां कोर्ट में फांसी लगाने को मजबूर हो जाए। दामनी फिल्म देख लेना, आपको पता लग जाएगा क्या होता है देश के अंदर। लेकिन मोदी जी तो बार बार कहते हैं ना कि हमने देश को गौरवान्वित करने का काम किया है, बेटियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। बेटियां आगे बढ़ी, बहुत अच्छी बात है, बेटियां आगे बढ़ी, पर मोदी जी की वजह से नहीं, अपने दम पे बढ़ी। हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा आदमियों के पीछे औरतें कम पाई जाती हैं। आज एक बात को समझो, आज 1000 आदमी पे 700 औरतें हैं लिंग अनुपात के अंदर, सेक्स रेशो के अंदर। पर उस राज्य से अगर बेटियां मेडल लेकर आती है और विश्व में भारत का नाम ऊंचा करती है तो यह बहुत बड़ी बात है एक बहन बेटियों के लिए, क्योंकि हरियाणा के अंदर आदमियों की संख्या सबसे ज्यादा है विश्व के, भारत के अंदर, और औरतें सबसे कम। उसके बावजूद लेकिन मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, दिन रात 18 घंटे की जो ड्यूटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। अडानी को आगे बढ़ाने के लिए 18 घंटे की ड्यूटी अडानी को आगे बढ़ाने की है, और उसमें से कुछ समय बचता है तो अंबानी को आगे बढ़ाते हैं, और उसके बाद कुछ बचता है तो भाइयों और बहनों करके चले जाते हैं। तो जरा भाइयों बहनों से आज तक आगे नहीं बढ़ पाए। 18 घंटे अगर आप काम कर लो ना तो देश विश्व में इतना ऊपर जाएगा। मनमोहन सिंह ने सही मायने में एक सुदृढ़ भारत इनको दिया था, और इन्होंने उस भारत को इतना पीछे ले जा दिया है। मैं कहता हूँ अब कोई सी भी सरकार आ जाए, मोदी जी ने कितना त्याग किया। पहले सुन लो बात को, कोई सी भी सरकार आ जाए, 100 साल तक जो मनमोहन सिंह 2014 में छोड़ के गए थे भारत, वो वापसी नहीं आ सकता 100 साल तक भी। इतनी ज़्यादा दुर्गति हो चुकी है हमारे देश की। आप इसको छोटा मत समझो, हमारा देश बहुत पीछे जा चुका है, बहुत पिछड़ा जा चुका है। वर्ल्ड बैंक खाली हो चुका है, वर्ल्ड बैंक में सोना खाली हो चुका है। प्रैक्टिकल समझो, मैं चटकारे लेके नहीं बोलता। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि लोग मेरे इंटरव्यू सुने ताली बजाएं, मैं चाहता हूँ लोग मेरे इंटरव्यू सुने जागरूक बने। आप समझो इस बात को। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक का इंदिरा गांधी ने लड़ाई लड़ी 71 की, आप समझो, तो उन्होंने देश का वर्ल्ड बैंक का पैसा इस्तेमाल नहीं किया। मोदी सरकार आई, वर्ल्ड बैंक खाली है, जो हमारा आरबीआई है वो खाली है। वर्ल्ड बैंक से 55 लाख करोड़ की जगह आप समझो 140 लाख करोड़ कर्जा हो गया। एक तरफ तुमने कर्जा ले लिया, चलो मानो तुमने कर्जा लिया तो उससे देश बनाया होता। एक तरफ देश बिक रहा है, एक तरफ कर्जा बढ़ रहा है, समझ रहे हो, एक तरफ भुखमरी के हालात हो रहे हैं। अबे वो पैसा गया तो गया कहाँ? तो आज ये सवाल है मोदी सरकार के ऊपर कि आपने देश को पिछाड़ने का काम किया है, आपने देश को अल्प विकसित देश बनाया है। आज़ादी के समय जो हिंदुस्तान को इतना बड़ा किया था कांग्रेस पार्टी ने, उसको मिट्टी में मिलाने का काम अगर किसी ने किया तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब ने किया है। लेकिन मोदी जी जब कहीं विदेश में जाते हैं तो कितने गौरव के साथ उत्साहित होकर लोग उनसे गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनके स्वागत में खड़े होते हैं। इतने सारे लोग खड़े ना, कैमरामैन को वहाँ घुमा के दिखाएं, ये हमारे समर्थक भी हैं, ये पहलवानों के समर्थक भी हैं। तो ऐसे ही मोदी जी 4-5 हवाई जहाज बुक करते हैं, जो उनके खासकर बंदे उनको भरते हैं। एक में मीडिया वाले भरते हैं, 3-4 बाकी भरते हैं, और बोलते जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे निकलूं फूलों की माला लेके मोदी 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 मोदी, उनको दिहाड़ी मिलती है। और उन लोगों को लगता है अरे मोदी जी ने बोला था ना कि मैं तो हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हवाई जहाज में सफर करा दूं। ये वही हवाई जहाज वाले लोग हैं जो मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, इनकी टिकट भी मोदी बुक करवाते हैं, इनको वापसी की टिकट भी मोदी बुक कराते हैं। एक जगह अंजना कश्यप जैसे पत्रकार भरते हैं और विदेशों में जाते हैं। इनका विदेशों में जो एक्चुअल वहां के रहने वाले लोग हैं काले कोले से लिखते हैं मोदी गो बैक, मोदी गो बैक, मोदी गो बैक। वो नेशनल मीडिया कवर नहीं करती। नेशनल मीडिया क्या कवर करती है? जो यहाँ से एरोप्लेन में भर्ती हुए होते हैं, एयरपोर्ट पे उतरते ही कुछ नहीं होगा, ओ मोदी जी, ओ मोदी जी, ओ मोदी जी, ओ मेरा मोदी, ओ मेरा मोदी। ये काम है उनका। उन्हें बुलाया इसलिए है। ढोल वाले भी साथ में होते हैं, नगाड़े वाले भी साथ में होते हैं। और हमारे देश के जो अंधभक्त है, वो देख अपना मोदी आ गया, वो देख और देख ऑस्ट्रेलिया में तूती, और देख जापान में तूती, और देख अमेरिका में तूती, और तूती तूती तूती। और भैया तूती नहीं है, वो जेब का पैसा बोलता है सरकार का, और तुम्हारा खून चूस चूस के निकाला गया है। तुम्हारा खून, आप समझो इस बात को, कुत्ता जब हड्डी चबाता है ना तो कुत्ते को लगता है बड़ा मजा आ रहा है, पर वो अपने खून चूस रहा होता है, उसको लगता है बड़ा मजा आ रहा है, हड्डी के अंदर से खून निकल रहा है। तो ऐसी अंधभक्तों को गलतफहमी है कि मोदी सरकार जो है वो उनको दे रही है, वो उन्हीं का खून चूस रही है और इनको मजा आ रहा है। लेकिन कल ही चित्रा त्रिपाठी ने एक ट्वीट किया था कि पीएम मोदी गए विदेश में तो जो बाइडेन आए थे उन्हें गले लगाया, बहुत ही अच्छे से मतलब सत्कार किया उनका। देखिए ये तो होगा, ये तो आज हमारे देश की विदेश नीति है। अगर कोई आदमी हमारे देश में आएगा तो वो क्या गाली देगा? आज मैं आपके दरवाजे आऊँगा, आप मुझे गाली दोगी? आज मैं आपका दुश्मन भी होऊंगा तो आप कहोगे लो सरदार जी पानी पी लो सरदार जी कॉफ़ी पी लो, चाय पी लो, उसके बाद लड़ाई झगड़े करोगे। आज एक औरत का आदमी से तलाक भी होना हो ना, तब भी आदमी अपने ससुराल में जाता है, फ़ोन पे गाली दे रही होती है औरत, तू आ तेरे को मैं बताऊंगी। उधर उसका बाप बोलता है तूने मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी, तेरे बुरे दिन शुरू। और वही दामाद जब गेट पर खड़ा होता है ना, ऐसे होता है, ससुर का भी मुँह सा, आओ बैठो, ओए
पानी तो पिला, आदमी आया है, जबान नीचे हो जाती है क्योंकि पता है समझौता करने आया होगा। आप समझना, फोन पे जिस दमार को गाली दे रहे होते हैं, किले कपड़े फाड़ के नापने की बात कर रहे होते हैं, वही कॉफी भी देते हैं, वही बेटा जी आप कुछ लोगे, ससुर भी सास भी बेटा जी कुछ लोगे। ये हमारे देश की सूरत है कि लोग बोलते हैं सिर्फ, आप समझो इस बात को, एक्चुअल सूरत बहुत होती है। हमें कमेंटों में बोलते खालिस्तानी खालिस्तानी, जंतर मंतर हो जाता हूँ, आज पढ़ लो खालिस्तानी का क्या पढ़ोगे, आओ। तो ये कमेंटों में बोलना है, फोनों पे धमकियां देना, ये बहुत छोटी चीजें होती हैं। जिगरा चाहिए होता है, जिगरा। आप समझो कलेजे के अंदर ताकत होनी चाहिए। चाइना को लाल आंखें दिखाने का काम तो मोदी जी ने किया। कोई लाल आंखें नहीं दिखाई। चाइना तो आज सही महीने में लाल आंख दिखाई होती तो आज हमारा इतना सारा जो आप समझो एरिया हड़प लिया हिमाचल के अंदर, वो ना हड़पा गया होता। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 4000 गाँव बसा लिए। आप बात कर रही हो लाल आंखें लाल आंखें, इनके पास कुछ नहीं है। लाल आंखें तो दारू पीने वालों की होती है। आप समझो इस बात को। तो मोदी से पूछो क्या पी के लाल आंख दिखाई है? हमारी तो कोई लाल आंख नहीं हो रही। हमें जितना मर्जी गुस्सा आ जाए, हमारे गुस्से में हमारे गाल लाल हो जाएंगे, नाक फूल जाएगा, आंखें तो लाल नहीं होंगी। आप समझो ना, ये कहने को होता है। दारू के ठर्रे चढ़ते हैं ना, 15 रुपए वाला पौवा चढ़ता है, बोतल चढ़ती है तो आंखें लाल होती है, ऐसे हो जाती है। पीते नेक पाक साफ। ये तो कौन क्या पीता है वो तो उनकी पर्सनल जिंदगी, हमें क्या मतलब। वो ब्रांडी पिए, वो रम पिए, वो विस्की पिए, वो वोडका पिए, वो कोई से भी शॉट पिए, वो उनकी अपनी जिंदगी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मोदी जी पिए या ना पिए, पर हमारे देश का खून ना पिए, ये हम चाहते हैं। इतनी बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बृजभूषण शरण सिंह का आवाज़ इतनी ही दूरी पर है, लेकिन फिर भी बेटियों को बैठे हुए लगातार 1 महीना हो गया है। इंसाफ की कोई गुंजाइश भी नजर आ रही है? देखिए, इंसाफ की गुंजाइश इतनी आसानी से नहीं मिलती। आज हमने किसान आंदोलन में देखा, मैंने आपको क्या बोला, ये खून चूसने वाली है। जब 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए तो मोदी जी बोले मैं शर्मिंदा हूँ, मैं इनको समझा नहीं पाया, हमारा जो मकसद था हम पूरा नहीं कर पाए। आज यहाँ पे जब बहन बेटियाँ ग्लूकोज लगा करके, गर्मी का माहौल है, आप समझो पसीना निकलता टन के हिसाब से लोगों का। आज जब यहाँ बहन बेटियाँ विनेश फोगाट या बजरंग दल जो भी है हमारे पुनिया साहब, जब ये अस्पतालों में लेटे पड़े होंगे और नाड़ियों पर ब्लड लगा पड़ा होगा और ग्लूकोज चढ़ रहा होगा, तब मोदी जी कहेंगे ये बहुत दुखद है। हम चाहते हैं कि इंसाफ हो। मतलब मोदी जी इन शॉर्ट में चाहते हैं जो भी प्रदर्शनकारी है, अगर वो आम आदमी है तो माथा पकड़ पकड़ के रगड़ रगड़ के मर जाए, आप समझो। और अगर वो उच्च सम्मान का आदमी है, खिलाड़ी आदमी है, जब उसकी सही मायने में दुर्गति हो जाएगी, अस्पताल पहुंच जाएगा, तब हम निकल के आएंगे, वरना उनको लगता ही नहीं अभी तक तो कुछ हुआ है। मतलब एक बच्चा जब रोएगा तो माँ को लगेगा दर्द हुआ है। आप समझो इस बात को। अगर हम नीचे गिर गए हैं और हम हंस रहे हैं, बड़े हमारे खून निकल रहा है, तो बाप को लगे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी मोदी जी हैं। अगर आप सही मायने में भारत के बाप बनने का जज्बा रखते हो तो बेटियों के न्याय के लिए आओ। एक पद इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि बेटियों की इज्जत आपके सामने छोटी हो जाए, तो पद को त्यागो। अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर है तो हमें बताओ, हम भारत के लोग आपका समर्थन करेंगे। मोदी जी आगे हमारे दादा की उम्र के हो, हमारा आपसे राजनीतिक विचारक की लड़ाई है, पर अगर आपको भी कोई इंसान परेशान कर रहा है तो हिंदुस्तान के सब लोग आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि मोदी जी एक भारत के बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों का सम्मान हमारे खून में है, ये हम कहते हैं। ठीक है। मोदी जी ने जब कोरोना का दूसरी वेव आई थी, उससे लड़ने के लिए ताली थाली मोमबत्ती सब कुछ कराया था, तो क्या बेटियों के जैसे मोमबत्ती कैंडल मार्च निकलने वाला है तो उसकी जो चित्र आएगी, जो सैटेलाइट चित्र आएगी, वो उससे बड़ी हो सकती है क्या? बहुत बड़ी होगी। मैंने अभी यही लोगों से बोला है, मैंने अपील करी है कि भैया जो अगर आप बड़ी मोमबत्ती नहीं खरीद सकते तो बच्चे के बर्थडे वाली आती है ना, वो 5 रुपए की डब्बी आ रही है, तो उसमें 10 मोमबत्तियाँ होती हैं। चाहे साली 2 मिनट दे ले, उसको हाथ में लेके जला के फोटो खींच लो फट से और उसको डालो और जगह जगह ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, ग्रुपों में हर जगह लगाओ और दिखाओ कि हम मोदी जी का समर्थन हमने नहीं करा, हम मोदी जी आपके खिलाफ है, हम बहन बेटियों के साथ है। क्योंकि इंडिया गेट पे 23 तारीख को होना है, आप समझो इस बात को। अगर आप लोग इंडिया गेट नहीं पहुंच सकते तो भारत के किसी भी कोने में रहते हो तो घर के बाहर मोमबत्ती टॉर्च आप भी जलाओ और उस चीज़ से एक आश्वासन दो कि हम बहन बेटियों की इज्जत की लड़ाई में साथ हैं। और मैं अंधभक्तों से भी एक निवेदन करूंगा कि आज अंधभक्तों को, राजनीति के बहुत मुद्दे हैं मेरे भाई, तुम हमें गाली दो हम तुम्हें गाली देंगे, तुम हमें खालिस्तानी कांग्रेसी बोलो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम तुमको अंधभक्त बोलेंगे एक्सेप्ट करेंगे, पर भैया इज्जत तो बहन बेटी की कॉमन होती है, सांझी होती है। आज अंधभक्तों की अगर बहन को भी कोई छेड़ेगा तो सरदार गिन्नी सानी उस समय भी ऐसी आवाज़ बुलंद करेगा जो आज इनके लिए कर रहा है। तो ये हमारा कहना है कि बहन बेटियों के ऊपर उंगली उठेगी तो सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। आज छोड़ दो कि हम ये पार्टी के, हम वो पार्टी के, सिर्फ एक बात मन में डाल लो, हम भारत के निवासी हैं, हमारी बहन बेटी इज्जत की लड़ाई लड़ रही हैं और अगर हम इज्जत की लड़ाई में उनका साथ नहीं दे सकते तो हमारे पैदा होने के ऊपर लानत है। हमारी माँ की कोख को गाली पड़ने की बात हो जाएगी कि हम अपनी माँ की कोख से शेर दिल ना होके ऐसे चूजे पैदा हुए कि मोदी सरकार की बिल में जाके छुप गए
और आवाज़ नहीं उठा सके। मोदी जी के एक आह्वान पर तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने मोमबत्ती जलाई थी, रिकॉर्ड सेट हो गया था। क्या कोई रिकॉर्ड बन पाएगा यहाँ पर या फिर ऐसे ही रहेगा? देखिए मेरी बात सुनो, हमारा रिकॉर्ड बनाना मकसद नहीं है, हमारा मकसद है न्याय को लेना। आज न्याय की लड़ाई में जिनके ज़मीर जिंदा है वो साथ जुड़ेंगे, जिनके ज़मीर मर चुके हैं वो साथ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी एक मोमबत्ती 1000 मोमबत्तियों को काम करेगी, हम ये जानते हैं। ठीक है, 15 रुपए का मेडल तो वापस करने की बात हो रही है, रकम वापस करने की बात नहीं हो रही है। इससे गिले शिकवे हैं ब्रिजभूषण को। देखिए रकम की बात अगर की जाए तो वो रकम ब्रिजभूषण के घर से नहीं निकली, वो मोदी जी की जेब से नहीं निकली, वो रकम भारत के लोगों की धनराशि है, वो रकम जो है वो भारत के लोगों ने उनको दी है। आप समझो, क्योंकि आज हम लोग टैक्स देते हैं तो सरकार चलती है। आज हमारे टैक्स का पैसा बहन बेटे को दिया गया और हम में से किसी को कोई इतराज नहीं। इतराज है भाई, हमारी बहन बेटे को पैसा दिया गया, किसी को कोई इतराज नहीं है, क्योंकि वो हमारे देश का पैसा है और हमारे देश का पैसा हमारी बहन बेटियों को इनाम के तौर पर दिया जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लोग अपना खून पसीना देने को बैठे हैं तो पैसे की क्या वैल्यू है। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे गिन्नी साहनी जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। आखिर क्या पहलवानों को इंसाफ मिल पाएगा, ये अभी भी एक अहम सवाल है। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।